गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर एस के बंसल आज इनकम टैक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर 1 चल रहा था, आज लेक्चर 2 है। इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। हमारी रेफरेंस बुक्स हैं, इन सब का हम धन्यवाद देते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का धन्यवाद देते हैं। हमारा चैप्टर 1 में लेक्चर 2 में आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर, गत वर्ष। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर से तात्पर्य उस वर्ष से है जिस वर्ष में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो अभी हमने पढ़ा कल के लेक्चर में, वह व्यक्ति आय का अर्जन करता है। इट मीन्स द इनकम इज अर्न्ड बाय ए पर्सन इन ए ईयर इज नोन एज प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में वह इनकम अर्न करता है। दूसरी बात यह है कि सभी करदाताओं को, एसएससीज को एक यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर का पालन करना होता है और वह सभी सोर्सेस के लिए एक ही रहता है। यह सामान्यतः 1 अप्रैल से आरंभ होता है सभी सोर्सेस के लिए एक व्यक्ति के आय के संदर्भ में, और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अर्थात सभी एसएससीज का जो गत वर्ष है वो 1 अप्रैल से आरंभ होगा और 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारा एग्जामिनेशन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो गत वर्ष जो हम पढ़ रहे हैं वह 1 अप्रैल 2019 से आरंभ हुआ है और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हो जाएगा, जिसे संक्षेप में हम बोलते हैं गत वर्ष 2019-20। अर्थात गत वर्ष के अंदर एक करदाता के द्वारा आय का अर्जन किया जाता है या एक पर्सन के द्वारा अर्जन किया जाता है का, और वह पर्सन अगर कर देने के लिए उत्तरदायी है तो वह कर देने के लिए भी गत वर्ष में ही उत्तरदायी होता है। और इस प्रकार से गत वर्ष में करदाता के द्वारा आय का अर्जन किया जाता है, उस पर कर का भुगतान किया जाता है, लेकिन उसके कर का निर्धारण कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अगले वर्ष, जिसे हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, उसमें किया जाता है। ये एक सामान्य तौर पर गत वर्ष की बारे में बताया गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहता है या अपनी नौकरी आरंभ करता है गत वर्ष में, जरूरी तो नहीं है कि वह 1 अप्रैल को आरंभ करेगा, तो वह वर्ष के किसी भी दिन, जिस भी दिन वह आरंभ करता है, तो उसका गत वर्ष, पहला गत वर्ष उस दिन से आरंभ होगा जिस दिन वह व्यवसाय या नौकरी आरंभ करता है, और आने वाली 31 मार्च को वह गत वर्ष समाप्त होगा। अगर मान लिया किसी व्यक्ति ने 18 दिसंबर को व्यवसाय आरंभ किया, 18 दिसंबर 2018 को आरंभ किया, तो उसका गत वर्ष 18 दिसंबर 2018 से आरंभ होगा और आने वाली 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जाएगा। अर्थात जब कोई व्यक्ति सबसे पहली बार अपना व्यवसाय आरंभ करता है तो ऐसी स्थिति में उसका गत वर्ष की अवधि 1 वर्ष से कम हो सकती है, और ऐसी स्थिति में उसका गत वर्ष छोटा हो जाएगा, लेकिन रहेगा गत वर्ष ही। लेकिन उसके पश्चात के सभी गत वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होंगे और 31 मार्च को खत्म होंगे, जिसके कारण उन सभी की अवधि 1 वर्ष रहेगी। अर्थात जब एक पर्सन के द्वारा कोई व्यवसाय आरंभ किया जाता है, संक्षेप में बताएं तो वह व्यवसाय आरंभ करने की तिथि से उसका गत वर्ष आरंभ होगा, और उसके बाद जो भी 31 मार्च आएगी उस अवधि तक का जो समय है वह गत वर्ष कहलाएगा। हमने एक वर्ड यूज किया कि गत वर्ष की आय का कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है, असेसमेंट ईयर में किया जाता है, जो कि उसके बाद आरंभ होता है। अर्थात असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष, वह वर्ष है जो गत वर्ष के बाद आरंभ होता है। तो गत वर्ष में व्यक्ति के द्वारा आय कमाई जाती है, उसका टैक्स जमा कराया जाता है,
और उसके पश्चात वो अपना आयकर का रिटर्न फाइल करता है अगले वर्ष, जिसे हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं, जिसमें आयकर अधिकारी के द्वारा, असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, कर निर्धारण अधिकारी बोलना चाहिए, कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा कर का निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब अर्थ यह हुआ कि एक आय का कर का निर्धारण कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। ये हमेशा एक नियम है। वर्तमान में हमने बताया था कि हमारा गत वर्ष 2019-20 है, इस हिसाब से हमारा जो कर निर्धारण वर्ष है, असेसमेंट ईयर है, वो 2020-21 हो जाएगा। कर निर्धारण वर्ष हमेशा एक वर्ष का ही होगा, क्योंकि हमेशा 1 अप्रैल से आरंभ होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। इवन यदि हमारा गत वर्ष 1 वर्ष से कम की अवधि का होगा, तब भी वह कर निर्धारण वर्ष हमारा 1 वर्ष का ही होगा, क्योंकि उसके बाद ही आना है। उदाहरण लेते हैं कुछ। मिस्टर रमेश कुमार अग्रवाल started business on 28 जुलाई 2019, then his financial year will start from, कब से आरंभ होगा बेटा? 28 जुलाई 2019 से आरंभ होगा और उसके बाद जो 31 मार्च आ रही है, उस 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। सही है। 28 जुलाई 2019 को उन्होंने व्यवसाय आरंभ किया, उसके बाद 31 मार्च कब आई? 31 मार्च 2020 को आई। तो उनका गत वर्ष जो है 28 जुलाई 2019 से आरंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगा। दूसरा देखिए, एक एनएसएससी कमेंसेस हिज बिजनेस ऑन 1 नवंबर 2019, देन इस फाइनेंशियल ईयर का पीरियड कब होगा? 1 नवंबर 2019 से आरंभ होगा। उसके बाद 31 मार्च कब आएगी? 31 मार्च 2020 को आएगी। तो उनका गत वर्ष की अवधि 1 नवंबर 2019 से आरंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी। मिस्टर विभोर कुमार गोट अपॉइंटमेंट इन ए कंपनी ऑन 18 जुलाई 2019, देन उनका प्रीवियस ईयर कब होगा? कि 18 जुलाई 2019 से आरंभ होकर आने वाली 31 मार्च तक की अवधि हमारी गत वर्ष कहलाएगी। मिस नैन्सी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ब्यूटी पार्लर ऑन 28 जनवरी 2019। तो देखिए बेटा, इसके बाद 28 जनवरी के बाद जो गत वर्ष जो 31 मार्च आएगी, वह कब आएगी? 31 मार्च 2019। मैंने जानबूझ कर अलग से लिया है, लेकिन आपको समझ में आए तो 28 जनवरी 2019 से आरंभ होगा गत वर्ष और 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर संदीप कुमार स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस फ्रॉम 29 मार्च 2020। तो उनका गत वर्ष 29 मार्च 29 मार्च 2020 से आरंभ होगा और उसके बाद जो 31 मार्च आएगी, 3 ही दिन, 29, 30, 31, 29, 30, 3 दिन का इनका गत वर्ष की अवधि रह गई। 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगा। इवन अगर आप अपना 31 मार्च को भी आरंभ करते हैं तो 31 मार्च का 1 दिन का भी अवधि गत वर्ष की अवधि कहलाएगी। छठा देखिए, राम कुमार गुप्ता कमेंसेस बिजनेस ऑन 31 मार्च 2020। इन्होंने तो 31 मार्च को ही आरंभ किया है बेटा। तो 31 मार्च से आरंभ होकर 31 मार्च 2020, तो इनका गत वर्ष की अवधि 1 ही दिन की कहलाएगी। 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगा और फिर जो अगला गत वर्ष होगा उनका 1 अप्रैल 2020 से आरंभ होकर 31 मार्च 2021 तक होगा उनका अगला गत वर्ष। ये वाला गत वर्ष तो 1 ही दिन का होगा। डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस ऑन 5 मार्च 2019 से आरंभ किया। तो इनका गत वर्ष की अवधि हो जाएगी 5 मार्च 2019 से आरंभ होकर 31 मार्च 2019 तक। तो 8वां देखिए, मिस्टर अनूप चौहान कमेंसेस हिज बिजनेस ऑन 21 अप्रैल 2019। तो इनका जो गत वर्ष होगा 21 अप्रैल 2019 से आरंभ होगा। उसके बाद जो 31 मार्च आएगी वो आएगी 31 मार्च 2020। तो हमारा ये जो गत वर्ष की जो बेटा अवधि होगी वो 21 अप्रैल 2019 से आरंभ होकर 31 मार्च 2020 तक होगी। इससे एक बात रूल निकल के आया जो इनकम टैक्स में बताया गया, द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। ये बात समझ में आ गई होगी कि गत वर्ष में हम जब आय कमाते हैं, टैक्स जमा करते हैं और कर निर्धारण वर्ष में उसका कर का निर्धारण किया जाता है। उस हिसाब से देखा जाए
तो रूल बना द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। एक गत वर्ष की आय का कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। यह एक सामान्य नियम है जो सभी पर लागू होता है, सभी पर्सन्स पर लागू होता है। द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। इस रूल को सभी पर्सन्स पर लागू किया जाता है, लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का अर्थ होता है कि यह नियम लागू नहीं होगा, अर्थात द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन असेसमेंट ईयर। गत वर्ष की आय का कर का निर्धारण गत वर्ष में ही होगा। अपवाद का अर्थ है गत वर्ष की आय का कर का निर्धारण गत वर्ष में ही होगा, कर निर्धारण वर्ष में नहीं होगा। ये जो नियम है कि गत वर्ष की आय का कर निर्धारण वर्ष में होगा, इस नियम का अपवाद का अर्थ है कि गत वर्ष की आय का कर का निर्धारण गत वर्ष में ही होगा। इस नियम के कुछ अपवाद हैं, तो हमें इन अपवादों को देखना है। तो ऐसा अपवाद धारा 172 में बताया गया है, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी। अभी हम थोड़ा सा ये समझ लें, नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी वह कंपनियां होती हैं जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड होती हैं, जो भारतीय शिपिंग कंपनियां नहीं हैं। जो भारत में पंजीकृत शिपिंग कंपनियां, उन्हें रेजिडेंट शिपिंग कंपनियां बोलते हैं। जो भारत के बाहर की रेजिडेंट शिपिंग कंपनियां हैं, उन्हें नॉन रेजिडेंट शिपिंग कंपनी बोलते हैं। धारा 172 सेक्शन 172। इसका नियम है कि इनका कर का निर्धारण गत वर्ष में ही कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा? इसका एक फॉर्मूला एक्ट में दिया हुआ है। 7.5% ऑफ द रिसीप्ट इज ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। अगर जो भी प्राप्तियां होंगी, प्राप्तियां कहाँ से होंगी? ये माल ले जाएंगे, पैसेंजर्स ले जाएंगे, तो उसके बदले जो भाड़ा प्राप्त करेंगे, ये भाड़ा जो प्राप्तियां हैं उसे प्राप्ति माना जाएगा। तो हम ये उस प्राप्ति का 7.5% उनकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी और उसका असेसमेंट ईयर में असेस कर दिया जाएगा, अर्थात उसको असेस किया। उदाहरण से देखते हैं कि अगर मान लिया 10 लाख रुपए की प्राप्तियां हो गई, तो उसका 7.5% कितना होगा? 75,000 रुपए। सपोज 40% का हमारा टैक्स की दर है। हम अभी अपनी समझाने के लिए उसमें सेस वगैरह नहीं जोड़ रहे, हम सपोज मान लेते हैं 40%, तो 75,000 रुपये उनकी कर योग्य आय मान ली जाएगी और 75,000 का 40% हो जाएगा 30,000 रुपया। तो वो 30,000 रुपये कंपनी टैक्स जमा करेगी। पोर्ट को छोड़ने से पहले, जहाज पोर्ट छोड़ने से पहले टैक्स जमा कराएगा 30,000 रुपये का। दूसरा है धारा 174 सेक्शन 174। अगर पर्सन लिविंग इंडिया, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर लंबी अवधि के लिए जा रहा है या स्थायी तौर पे जा रहा है, तो उसकी अनुमानित डेट ऑफ डिपार्चर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर, अनुमानित भारत छोड़ने की तिथि तक का अनुमान लगा लिया जाएगा और उसका भी कर का निर्धारण उसी गत वर्ष में कर दिया जाएगा। तीसरा है सेक्शन 174A, assessment of association of persons or body of individuals or artificial judicial of persons formed for a particular event or purpose। इसका अर्थ है कि यदि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई एसोसिएशन कर बनाते हैं, एओपी बनाते हैं, बीओआई बनाते हैं या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बनाते हैं, और उस इवेंट के खत्म हो जाने के पश्चात उस इवेंट के संदर्भ में जो भी आय होगी उसका भी उसी गत वर्ष में कर का निर्धारण कर दिया जाएगा। सही है। अगला देखिए, असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स सेक्शन 175। धारा 175 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई भी असेट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब असेट कोई भी असेट यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करता है जिसका मुख्य उद्देश्य टैक्स की बचत करना है, तो ऐसी स्थिति में उसके कर का निर्धारण भी उसी गत वर्ष में कर दिया जाता है। जैसे कि मान लिया अगर किसी के पास बहुत सारा डिबेंचर्स है, बहुत सारे डिबेंचर्स हैं और वो डिबेंचर
का जो ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है कि डेट से पहले ट्रांसफर किसी ऐसे व्यक्ति के नाम कर देता है जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो या जीरो है, तो ऐसी स्थिति में वो टैक्स की चोरी कर रहा है और ऐसी स्थिति के बारे में जानकारी आने पर कर निर्धारण अधिकारी उसका कर का निर्धारण उसी गत वर्ष के अंदर ही कर दे जाएगा। यह मैंडेटरीली है, अनिवार्य है, वैधानिक रूप से इसमें कोई भी कर निर्धारण अधिकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति व्यापारी अपना बिजनेस बंद करता है तो उसे इंटीमेशन करना होगा कि मैं अपना व्यवसाय बंद कर रहा हूँ, डेट ऑफ क्लोजर बतानी पड़ेगी। सेक्शन 176 कहता है कि एक्सपेक्टेड डेट जो उसने डेट ऑफ क्लोजर बनाई है उस डेट ऑफ क्लोजर तक का एक्सपेक्ट पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेगा प्रॉफिट एंड लॉस और उसका कर का निर्धारण उसी गत वर्ष में कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिसकंटिन्यूस बिजनेस में आयकर कर निर्धारण अधिकारी यदि चाहे, यदि उस एसएससी के और भी अन्य बिजनेस हैं और उसे लगता है तब वह उसको रिलैक्स कर सकता है, तब उस डिसकंटिन्यूड बिजनेस का कर का निर्धारण अन्य व्यवसायों के साथ कर निर्धारण वर्ष में कर सकता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स बीकॉम सेकेंड